आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की खबरों के साथ मैं हुमायरा गौर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। करोलबाग हनुमान मंदिर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिर में की पूजा। दिल्ली वासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना। पांच राज्यों के चुनाव में सियासी संग्राम तेज। राहुल गांधी बोले भारत का डेटा अमेरिका को सौंप रही मोदी सरकार। चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर धमाके के बाद राजनीति तेज। बीजेपी ने पंजाब में सुरक्षा पर उठाए गंभीर सवाल। हनुमान जयंती पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने शोभा यात्रा में लिया भाग और महिला पिंक कार्ड पर बीजेपी सरकार को जमकर सुनाया। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की डिप्टी लीडर पद से हटाए गए राघव चड्ढा। अशोक मित्तल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। और आगाज करेंगे राजधानी दिल्ली की खबरों से। बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर करोल बाग स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को दिल्ली वासियों के सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना की। और मुख्यमंत्री ने मंदिर में हनुमान जी के विशेष आरती उतारी और भक्ति भाव से पूजा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के प्रति हनुमान जी के अटूट भक्ति और निस्वार्थ सेवा और अद्वितीय पराक्रम सनातन संस्कृति के सर्वोच्च आदर्श है और उनका जीवन हमें सिखाता है कि हृदय में राम का स्मरण होने पर हर संकट दूर हो जाता है। अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एसएसपी कार्यालय को एक ईमेल भेजा गया जिसमें हाईकोर्ट के भीतर बम लगाए जाने की चेतावनी दी गई। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और परिसर को खाली कराना शुरू कर दिया है। इस दौरान आसपास के क्षेत्र में यातायात प्रभावित हुआ। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। यह धमकी ठीक एक दिन बाद आई है जब सेक्टर 37 स्थित पंजाब बीजेपी कार्यालय के बाहर ग्रेनेड हमला हुआ था। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले साल मई में हाईकोर्ट रजिस्ट्रार कार्यालय को धमकी भरा ईमेल मिला था और इसी साल फरवरी में जिला अदालत को भी इसी तरह की धमकी दी गई थी। अधिकारियों ने ईमेल के स्रोत की जांच शुरू कर दी है और अदालत परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपने नेतृत्व में बड़ा बदलाव करते हुए राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। उनकी जगह पर अशोक मित्तल को राज्यसभा में पार्टी का उपनेता नियुक्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गुरुवार को राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता के पद से हटाने का फैसला लिया। वहीं राघव चड्ढा की जगह अशोक मित्तल अब राज्यसभा में पार्टी की रणनीति और सदन के भीतर मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने की जिम्मेदारी निभाएंगे और पार्टी ने इस संबंध में राज्यसभा को लेटर भेजा है। हालांकि राघव चड्ढा राज्यसभा में सांसद की भूमिका में सक्रिय रूप से बने रहेंगे। कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और तो इस बारे में मैं क्या कमेंट करूं। नहीं, सेशन तो ये खत्म हो गया, आज आखिरी दिन है। और देखिए, नेता या उपनेता का बदलाव एक लगातार की प्रक्रिया रहती है। पहले श्री एनडी गुप्ता जी थे डिप्टी लीडर, अब राघव जी हो गए, आज मैं हूँ, कल को कोई और आ जाएगा। क्योंकि पार्टी हमारी चाहती है कि जो हर उनके सांसद हैं या नेता हैं उनको सीखने का मौका मिले, हर अलग अलग पदों पर सीखने का मौका मिले। तो उसी कड़ी में शायद वो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है ताकि मैं इस पद को भी सीख सकूं, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सीख सकूं पॉलिटिक्स में। देखो, ये सारी बातें इधर उधर की चलती रहती हैं, तो मुझे लगता है आपको इन बातों पे कोई ध्यान नहीं देना। 5 राज्यों में चुनाव है और सरकार और विपक्ष जमकर एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। बीते कल असम पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला तो आज राहुल गांधी ने भी जमकर पलटवार कर दिया। असम के कर्बी आंगलोंग में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज भारत अगर रूस, ईरान या
इराक से तेल खरीदना चाहता है तो इससे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से अनुमति लेनी पड़ती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने भारत का डेटा अमेरिका को सौंप दिया और हर साल 9 लाख करोड़ रुपए के अमेरिकी सामान खरीदने का वादा किया है, जिससे छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा। उन्होंने सवाल उठाया है कि ऐसा समझौता क्यों किया गया। जो हम तेल खरीदते हैं वो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दी। आज हिंदुस्तान अगर दूसरे देशों से तेल खरीदना चाहता है तो परमिशन की जरूरत है। किसकी परमिशन? डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की। आज अगर हम रूस से, ईरान से, इराक से तेल खरीदना चाहते हैं, हम नहीं खरीद सकते बिना डोनाल्ड ट्रंप के पूछे। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का पूरा डेटा डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा दिया। वो हमारे डेटा के साथ जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, जहां भी उसको रखना है रख सकते हैं। और चौथी बात, नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि 9 लाख करोड़ रुपए का माल हिंदुस्तान अमेरिका की कंपनियों से खरीदे हर साल। तो हमारे जो छोटे बिजनेस वाले हैं, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को बहुत कुछ दिया, मगर अमेरिका ने इंडिया को कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। उनके टैक्स कम हो गए, हमारे टैक्स बढ़ गए, हमारा डेटा ले लिया, हमारी तेल ले ली, हमारा एग्रीकल्चर उठा के ले गए। तो सवाल उठता है कि यह सौदा क्यों हुआ? यह सौदा भाइयों और बहनों इसलिए हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करता है। नई दिल्ली में हनुमान जयंती के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि पुलिस ने पहले सभी मंदिर समितियों के साथ बैठक की और उनके कार्यक्रमों की जानकारी ली। पिछले साल भी भीड़ और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार प्लानिंग की गई है। सभी जगह एंटी सबोटाइज चेक किए गए हैं और QRT यानी कि क्विक रिस्पांस टीम तैनात की गई है। पुलिस का कहना है कि त्योहार के दौरान हर स्थिति पर नजर रखी जाएगी ताकि लोग सुरक्षित तरीके से पूजा कर सकें। आज हनुमान जयंती का दिन है, तो इसकी तैयारियों के लिए हम लोगों ने पहले तो जितने भी हमारे यहाँ पे मंदिर हैं, उनके मंदिर की जो मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं उनके साथ मीटिंग करी, उनके प्रोग्राम्स को समझा। पिछले सालों के जो अरेंजमेंट्स, जो भी गैदरिंग वगैरह रही, उनके ऊपर चर्चा करी और उसके हिसाब से जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं उसके हिसाब से हमने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करी है। जो रेगुलर हमारे SOPs होते हैं, AS चेक्स हो गई, QRTs लगाना हो गया, क्यू मैनेजमेंट हो गया, उन सब पे सेवादारों के साथ उनका राफ्ता हो गया, वो सारी चीज़ें की गई हैं। तो जो सिग्निफिकेंट एरियाज हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने एंटी टेरर प्लस सिक्योरिटी एंड क्राउड मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से व्यवस्था करी है। साथ में ही जो हमारे प्रोसेशन है उनका रूट का जायजा लिया गया है, उनमें जो भी रिक्वायर्ड अरेंजमेंट रहने चाहिए उनको किया गया है। और ये पूरी कोशिश है कि बहुत ही आराम से सभी भक्तों को दर्शन हो और किसी को असुविधा का, अव्यवस्था का कोई स्कोप ना बचे और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी रहे। और चंडीगढ़ से कल शाम एक बड़ी खबर सामने आई। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पंजाब कार्यालय के बाहर बुधवार शाम एक धमाका होने से हड़कंप मच गया। घटना सेक्टर 37 की है, जहां दफ्तर के बाहर खड़ा एक स्कूटर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है और मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंचकर जांच में जुट चुकी है। और फिलहाल भी अभी भी जांच, जिस वक्त तक खबर पढ़ी जा रही है उस वक्त तक जांच जारी है। पार्टी नेताओं ने इस घटना को गंभीर बताया। वहीं पुलिस का कहना है कि धमाके की वजह का पता लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक चीजें निकलकर सामने नहीं आई है और अब इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। दोनों तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से और वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। दोनों तरफ से नेता एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। और देखिए इस रिपोर्ट को। तकरीबन 5 बजे हमें इंफॉर्मेशन आई थी DGP ऑफिस सेक्टर में एक कोई धमाके जैसी आवाज़ आई है। सूचना मिलने के बाद मैं और मेरी टीम यहाँ पे पहुंची है। हमारे सेंट्रल फोरेंसिक साइंस टीम लेबोरेटरी यहाँ पे पहुंची है। प्राइमरी से ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी क्रूड टाइप चीज़ यहाँ पे फेंकी गई है
एनआईए की टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं, एफएसएल टीम्स हैं, चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल, क्राइम ब्रांच और डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल की टीम्स यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मिलेगी और वहाँ पे 4:45 और 5 के बीच धमाका हुआ। धमाका होने के बाद जो है स्टाफ बाहर आया, देखा बहुत बड़ा धूल का अंबार है। धूल का अंबार जब सेटल डाउन हो रहा था, देखा स्कूटी डैमेज है, कार डैमेज है, छर्रे के निशान है, शीशे टूटे हुए हैं, काफी बड़ा नुकसान आसपास हुआ। वो स्कूटी जिसके आसपास धमाके की बात की जाती है वो किसकी थी? आप सुकी हमारे स्टाफ ऑफिस स्टाफ की। अभी फिलहाल पुलिस ने मैटर क्या अंडर कुछ जानकारी दी? इन्वेस्टिगेशन है, रूट बम ब्लास्ट लगता है, पुलिस तफ्तीश करके इसके ऊपर मैटर अपनी तो लगता है कि ये राजनीतिक साजिश भी इस तरह की ये नेचुरल आतंकवादी साजिश ही है। और ये जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस टाइम पंजाब में बने हैं और बीजेपी कैंपेन जितनी तेज है, क्या उसको ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन बम ब्लास्ट तो पक्का है। चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर हुए धमाके के बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कार्यालय के बाहर ही धमाका हो सकता है तो आम लोग खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे। बिट्टू ने इस घटना को गंभीर बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और धमाके के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੀ ਬੰਬ ਚਲਾਤਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਘਰ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਾਂ, ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਘਾਤਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ, सेंटर फोर्सेस ਨਾਲ सलाह करो, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ बगैर नहीं कर सकते कुछ। और चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में बीजेपी के पंजाब कार्यालय के बाहर हुए धमाके के बाद आम आदमी पार्टी के महासचिव बलतेज पन्नू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने घटना को गंभीर बताया, पर साथ ही इस घटना पर बीजेपी की राजनीति को निंदनीय योग भी बताया। उन्होंने कहा कि घटना को वो बेहद गलत मानते हैं, लेकिन इस घटना को लेकर बीजेपी जो राजनीति कर रही है ये भी सरासर गलत है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ ਬੇहद ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ शुरू की गई है वो भी उन्नी ही निंदनयोग है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए 3 और 4 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इलाके में बारिश, आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ
ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस खराब मौसम की वजह से सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और जिनके कारण अगले कुछ दिनों तक मौसम बिगड़ा रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि 3 से 4 अप्रैल के बाद 7 से 9 अप्रैल के बीच भी भारी बारिश और तूफान का दौर देखने को मिल सकता है। अप्रैल का अगर ओवरऑल बात करते हैं तो इस साल जो है कुछ बारिशें बीच में रहेंगी। जैसे अभी 3 और 4 तारीख में भी बारिशें फोरकास्ट है, फिर 7 और 8 तारीख में भी है, फिर 3rd और 4th वीक अप्रैल में भी बारिशें हैं। तो कुल मिला के अप्रैल का मंथ जो है बारिशों के बीच में रहेगा और ओकेजनल बारिशें आएंगी और साथ साथ में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा राइज नहीं करेंगे। पहली बात ये है। और आने वाले जैसे कल से जो है 3 और 4 तारीख में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कई जिलों में जो है बारिश पड़ेगी और हवाएं भी चलेंगी और हेल स्टॉर्म के चांसेस भी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें अगर आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जनरली नॉर्थ वेस्ट से अप्रोच करती है तो अमृतसर आ गया, तरन तारण आ गया, जलंधर आ गया, देन उसके बाद अपना पटियाला, लुधियाना, संगरूर, मानसा, फजिल्का, वोर बेल्ट, इस बेल्ट में जो है ज़्यादा चांसेस बनते हैं थंडरस्टॉर्म के। बारिश जो है लगभग ज़्यादा जिलों में होगी, मैक्सिमम जिलों में जैसे है ज़्यादातर जो जिले हैं पंजाब हरियाणा के वहाँ बारिश कंटिन्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है फसलों के लिए। तो जैसे जिस स्टेज पे फसलें हैं अकॉर्डिंगली आई थिंक उनको तैयारी करनी चाहिए। हमारी तरफ से जो ये क्लियर है कि 3 और 4 तारीख को और 7, 8 और 9 को मौसम खराब रहेगा। इसके साथ साथ में बीच में भी यदा कदा जैसे हमने आप अभी आज भी देख रहे हैं तो वो भी ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो बड़ी रेगुलर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डेफिनेटली अप्रैल का मंथ जो है गवर्नमेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए और तमाम जितने जरिए हैं सरकारों के, उनको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी इसमें, क्योंकि फोरकास्ट है इसका, खासकर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें। और पंजाब के बरनाला जिले में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। संघेड़ा और आसपास के इलाकों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिससे किसान भारी नुकसान झेल रहे हैं। स्थिति इतनी खराब है कि कई किसान अपनी बची कुची फसल को खुद ही काटने को मजबूर हैं ताकि कुछ नुकसान की भरपाई हो सके। बम्पर पैदावार की उम्मीद अब किसानों के लिए चिंता का कारण बन गई है और कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। गड़ियां दे कारण फसल खराब हो गई, गल गई, मतलब ते ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਤੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ मुआवजा मिले। दिल्ली में हनुमान जयंती के अवसर पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने भगवान हनुमान की भव्य झांकियों और भजन कीर्तन के बीच श्रद्धालुओं के साथ उत्सव मनाया। वहीं महिला पिंक कार्ड पर उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा और आरोप लगाया कि इससे जो महिला दूसरे प्रदेशों की हैं, गरीब हैं, वो परेशान हो रही हैं और वो फ्री सेवा से वंचित रह जाएंगी और लाभ नहीं उठा पाएंगे। बजरंगबली हनुमान जी हमारी दिल्ली पे, हमारे देश पे और पूरे विश्व पे अपना आशीर्वाद बना के रखें, ताकि जो लड़ाई झगड़ा पूरा विश्व के अंदर चल रहा है वो लड़ाई झगड़ा खत्म हो और दोबारा से शांति जो है और जो विकास जो है उसकी राह पे पूरा विश्व आगे अग्रसर हो। देखिए वो तो सबको मालूम है, आप पूरी जगह सर्वे कर लीजिए, अभी तक मुख्यमंत्री जी ये नहीं बता पाई है पिंक टिकट को हटा के पिंक कार्ड लाने का क्या फायदा। सिर्फ यही कि कुछ गरीब पूर्वांचली महिलाएं, राजस्थान की, हरियाणा की महिलाएं, नोएडा गुड़गांव की महिलाएं, उत्तर प्रदेश बिहार की महिलाएं, उनको मुफ्त बस यात्रा से हटाना है, उनको वंचित करना है और पिंक कार्ड के नाम पे लोगों से लूट लगानी है। लंबी लंबी लाइनों में लोगों को लगा के, गरीब औरतों को लगा के उनको परेशान करना है। रेखा गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि पिंक कार्ड की पिंक टिकट में नहीं था और पिंक कार्ड में है। और हिमाचल प्रदेश की पंजाब और हरियाणा से लगी सीमाओं पर एंट्री टैक्स बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। कई जगहों पर लोगों ने चक्का जाम किया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। बिलासपुर के गरमोड़ा टोल पर प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सीमावर्ती जिलों के वाहनों को टैक्स में छूट दी जाए। लोगों का कहना है कि एक ही हाईवे पर 2 तरह के टैक्स नहीं लगाए जा सकते। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि टैक्स में सिर्फ मामूली बदलाव किया गया है और अगर कोई भ्रम है तो उसे जल्द दूर कर दिया जाएगा। करीब 5 घंटे बाद प्रशासन के आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म हुआ और यातायात फिर से शुरू हो गया। एक स्टेट में
2 टैक्स नहीं लग सकते। एंट्री टैक्स के नाम पर इन्होंने एक तो NHA का लगा रखा है, दूसरा इन्होंने हिमाचल एंट्री का लगा रखा है, और दूसरा जिस चीज़ का हवाला देते हैं 1975 एक्ट का, मनाली से लेकर बिलासपुर तक ये बड़ा सवाल है। हिमाचल के लोग हमारे भाई हैं कि इनका मलमूत्र सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगा है और गंदगी क्या दरिया में नहीं पड़ रही। जो दूसरी बात करते हैं रोड मेंटेनेंस करने के लिए हमने टैक्स लगाया है। रोड तो भाई साहब आप NHA ने अपने अंडर ले लिए, 4 लेन हो गए, आप फिर टैक्स किस बात का ले रहे हो। और हिमाचल के मुख्यमंत्री साहब विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने 3 गाड़ियों पे टैक्स को एग्जाम्प्ट कर दिया, तो उसके हिसाब से वो चेंज होना चाहिए था। बट वो भी रात को पर्ची 100 वाली लगनी शुरू हो गई, नोटिफिकेशन 100 का शो हो रहा है। तो जब भी राजनीति में, जब भी कहीं बड़े स्तर पे कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं होती तो लोग सड़कों पे आते हैं। हमारी डिमांड पंजाबियों की, इवन की हिमाचलियों के लिए भी, ये अपनी गाड़ियों पे भी टैक्स लगाते हैं, जय बघेरी यूनियन के लिए पीली प्लेट पे। हमारी डिमांड ये है कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट जितने भी है, रूपनगर, मोहाली, होशियारपुर, पठानकोट, उनको एग्जाम्प्ट करें। एग्जाम्प्ट का मीन है प्राइवेट गाड़ी, उसके बाद टैक्सी वाली पीली प्लेट, उसके बाद ट्रक, टिप्पर, इवन की ट्रैक्टर तक, वो बंदे भी और उनके डिस्ट्रिक्ट के गाड़ियां भी एग्जाम्प्ट करे, तब हमारी इनसे बात बनेगी। टायर का ट्रक का रेट 570 है, जो 2XL 3XL है सेम रेट रखा है। सिर्फ थोड़ा सा जो परिवर्तन आया है, जो 5 सीटर हमारी गाड़ी है उसका 70 रुपये लगता था, और जो 6 सीटर गाड़ी थी उसका 130 लगता था। उसको हमने रैशनलाइजेशन करके 130 वाले को हमने 30 रुपये कम करके 100 किया और 70 वाले को 100 किया। क्यों किया? क्योंकि फास्ट टैग से जो हिच है उस टेक्निकल हिच के अलावा है, उसको हमने रैशनलाइजेशन करके नोटिफाई कर दिया, इसलिए किसी को भी पिछले रेट के हिसाब से ही सब कुछ लग रहा है। और युवा बल्लेबाज समीर रिजवी ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए नंबर 4 पर शानदार प्रदर्शन किया। बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 142 के लक्ष्य पर पीछा करते हुए टीम ने 26-4 पर फंसी थी और रिजवी ने नाबाद 70 रन बनाकर ट्रिस्टन स्टब्स के साथ 119 रन की जीत की साझेदारी की। उन्होंने मुश्किल विकेट पर 5 चौके और 4 छक्के लगाए। 22 साल के इस बल्लेबाज ने कहा है कि उनका फोकस अब नंबर 4 पर लगातार प्रदर्शन बनाए रखना है। अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स का मुंबई इंडियंस के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। तो बात जो हुई थी वो यही हुआ था, उन्होंने पहले ही बोला था कि तू 4 नंबर ही खेलेगा और हम तुझे बैक करेंगे, तो अपना जैसा खेलता है पॉजिटिव वैसा खेलना है। तो मेरा नंबर 4 उन्होंने पहले ही बोला था। और आज के मैच की बात है तो स्टार्टिंग में जब मैं गया तो मेरा इंटेंट यही था कि मैं थोड़ा पॉजिटिव खेलूँगा, लेकिन मैं नेक्स्ट ओवर में हमारे 2 विकेट गए तो 24 और 26 पे हमारे 4 आउट हो गए, तो वहाँ से थोड़ा सा सिचुएशन हमारे लिए बहुत टफ था। कोलकाता के शुभेंदु अधिकारी और अन्य बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग भ्रष्टाचार, हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता और बेरोजगारी से परेशान हैं। लगातार बम धमाके और फायरिंग जैसी घटनाओं ने भी जनता को सुरक्षित महसूस कराया है। अमित शाह ने पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य में बीजेपी सरकार बनाने की बात कही और बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। मैं आज बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है, महिलाओं की असुरक्षा से त्रस्त है, बेरोक-टोक घुसपैठ होकर बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इससे त्रस्त है। आए दिन बम धमाके, गोलीबारी से त्रस्त है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और करप्शन का इतना रिकॉर्ड तोड़ पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।